हाँ जी स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुरु नीति प्लांट फिजियोलॉजी के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एम बल्डोरिया और मेरे साथ हैं सर्वेश यादव सर। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें सेल बायोलॉजी के 5 एपिसोड्स हमने किए थे। 7 एपिसोड्स एग्जैक्टली प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, जिनमें से आज हम लेकर आए हैं आपके पास एपिसोड नंबर 4 और आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए, रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है ये कनेक्टिविटी काफी अच्छी रखता है चारों तरफ सब्जेक्ट में, क्योंकि सर एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। सो आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जहां जहां कंसेप्ट हैं, इंफॉर्मेशन हैं, लॉजिक्स हैं, जो हमेशा की तरह हम करते आए हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए आप लोग, और हम लोग जो है वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 112। ये जो 112 है, हाँ जी, 112 कॉम्प्लेक्स सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड की जहां तक बात की जाती है तो एक बेसिक रेफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस जो है उस ईटीएस में कॉम्प्लेक्स एज है। दिस ईटीएस इज कैटेगराइज्ड एज द ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सर हम ऐसा करते हैं कि पहले रेस्पिरेशन का एक ब्रीफ जो है वो बच्चों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए तो उस इंट्रोडक्शन से फिर जो है वो आगे हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन जो है वो ईटीसी का पूछा गया। ईटीसी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्या है, तो इस पे मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के ब्रीफ को। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर सेल को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं मोस्ट कॉमन या जो यूनिवर्सली अकर हो सकता है सेल में, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। दैट ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल। सर यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप देखेंगे 2019 के एग्जाम में इसी सिंगल स्टेप से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है, तो ये ट्रांसपोर्टर एग्जाम में पूछा गया था, जो आप जानते हैं ग्लू ट्रांसपोर्टर है बच्चों। इनकी हेल्प से सेल में एंटर हुआ। जस्ट आफ्टर एंट्री ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसकी एंट्री के बाद अब आप देखिए ये चार्ज्ड फॉर्म में आ गया, तो इसका सेल से बाहर एग्जिट होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है। बाकी हम डिटेल में बात यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ रोल सारा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉर्मेशन में आ गया। सो अल्टीमेटली अब सेल के एनर्जी स्टेटस को ये मेंटेन रखेगा, क्योंकि सेल से बाहर नहीं जा सकता। और फाइनली आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट जो है वो आता है पायरूवेट। तो ये पायरूवेट बन जाता है। यहां आपके पास था 6C1M और ये आप ले बना चुके हैं 3C2M, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। अब यहीं से एग्जैक्टली डिसाइड हो जाता है कि जो प्रोसेस रेस्पिरेशन की है वो एरोबिक होगी या एनारोबिक होगी। ये पायरूवेट अगर फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों आप जानते हैं पायरूवेट अगर एंटर करेगा तो ऑब्वियस है एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाया जाएगा। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर एंटर नहीं करता है या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है वो आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को इंडिकेट करेगा। अब एक कॉमन स्टेटमेंट सर एनसीईआरटी में बहुत जगह और बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जब भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हम जब पढ़ते हैं, तो एक स्टेटमेंट कॉमन कहा जाता है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस रिक्वायर द मेटाबॉलिक एनर्जी। तो वो मेटाबॉलिक एनर्जी कहां से आती है, उस मेटाबॉलिक एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आपका सिंगल आंसर हो सकता है रेस्पिरेशन, या फिर आप कह सकते हैं द मेटाबॉलिक एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब हर एक सेल के पास अपना एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में हमने कहा मोस्ट कॉमन ग्लूकोज है, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है। जब इसको ऑक्सीडाइज करता है तो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, देखो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जैसे एरोबिक को मैं अगर ब्रीफ करूं तो आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले हुआ, जो एरोबिक और एनारोबिक का कॉमन पाथवे है। इसके बाद एक लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे हम कह सकते हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, जिसको लिंक रिएक्शन भी हम कहते हैं, और उसके बाद यहां परफॉर्म करवाया जाता है क्रेब्स साइकिल। तो अल्टीमेटली ये क्रेब्स साइकिल जब हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो यहां बना लिए गए एनर्जी इंटरमीडिएट्स जो NADH और FADH के फॉर्म में आते हैं।
इन NADH और FADH जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बने हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ETS है उसके थ्रू ऑक्सीडाइज करवा लिया जाता है, और ऐसा करवाने से यहां फाइनली गेन होता है द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी एंड दैट इज द ATP। तो अल्टीमेटली सारा सब कुछ जो है वो इस ATP को गेन करने के लिए चल रहा है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था सर, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट इज ओनली द बेसिस टू प्रोवाइड द मेटाबॉलिक एनर्जी। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलने के लिए, तो जैसा सर्वेश सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था, मैंने इसकी ब्रीफिंग कर दी है। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ सर, जो बाकी जो ब्रीफ में आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दी कि किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है। जैसे सर ने यहाँ से बात की है, मोस्ट प्रीफर्ड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में उन्होंने मेंशन किया है, जो ग्लूकोज है उसमें अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है C6H12O6। तो यहाँ देखो एक स्टेटमेंट भी है जो थर्मोडायनेमिक का रूल है, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में बात की थी, वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां पर जो एनर्जी है उसको कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्म में लाया जा रहा है, और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर इनको अपन ब्रेक करेंगे तो दैट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। बिल्कुल। तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जैसा सर ने बताया, तो एनर्जी को फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं करेंगे, वो एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। दैट इज द एनर्जी करेंसी। लेकिन एक बात और है सर, जो ग्लूकोज है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इसका ऑक्सीडेशन करवाने जब हम गए या थ्रू द प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो सारी एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, सारी एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता। 100% एफिशिएंसी नहीं है, 100% एफिशिएंसी प्रोसेस की नहीं होती। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिखते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी, तो एग्जैक्टली दैट इज कंप्लीटली नॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी का लॉस भी हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये ब्रीफ में जो अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आएंगे तो अपन उसके साथ साथ प्रोसेस हम बात कर देंगे। तो फाइनली हम मेंशन कर दें, जैसा सर ने कहा है, प्रोसेस कैसा है, कैटाबोलिक प्रोसेस। और अपन ने फोटोसिंथेसिस में बात की एनाबॉलिक, लेकिन एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट और लिखा है कि इसको अपन एम्फीबोलिक पाथवे भी बोल देते हैं, तो थोड़ा उस पे भी फोकस करते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे देखो इसलिए कहा गया, जैसा सर ने इंडिकेट किया है, कैटाबोलिक प्रोसेस में ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ड्यूरिंग द पाथवे ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्रैब साइकिल शुरू हुआ। अब जब क्रैब साइकिल शुरू हो रहा है तो सर डिफरेंट टाइप ऑफ वहां ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर द इंटरमीडिएट्स, और इवन बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और इंटरमीडिएट्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में प्रीकर्सर के फॉर्म में भी आते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपने पीछे मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ा, तो जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, इसको आप यूज कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स और एमाइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो कार्बन स्केलेटन है, एनसीईआरटी की जगह इंट्रोडक्शन में व्हाई डू प्लांट ब्रीथ या डू प्लांट ब्रीथ करके जो लिखा है उससे ठीक ऊपर एक स्टेटमेंट लिखती है एनसीईआरटी, जिसमें बहुत क्लियरली कहा गया है द कार्बन कार्बन स्केलेटन, और कार्बन स्केलेटन इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज ए प्रीकर्सर्स जो है वो यूज किया जा रहा है। तो ओवरऑल सर हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस तो था ही, इनके फॉर्मेशन के कारण ये क्या है, अपने आप में एनाबॉलिज्म भी है। सो अल्टीमेटली जैसा सर अभी बोल रहे थे, ये क्या हुआ, एम्फीबोलिक पाथवे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया लास्ट में दे भी रखा है, जो इसके इंटरमीडिएट्स हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन पाथवे, तो वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को बनाने में जो है हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस करनी है, और बाकी के जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको भी फॉर्मेशन करना, उनको भी बनाना है। तो रेस्पिरेशन सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज भी कर रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो यूजफुल हैं या काम में आते हैं। ये यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, विदाउट रेस्पिरेशन कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए सर, पहले वापस। कॉम्प्लेक्स सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ETC, जैसे हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, SD कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्रैब साइकिल में जो है वो एग्जैक्टली करवाता है रिडक्शन, और क्रैब साइकिल में या ड्यूरिंग क्रैब साइकिल रिडक्शन जब करवाता है, तो रिडक्शन प्रोसेस से आप ये कह सकते हैं ये बनवा देता है FADH, सॉरी मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप कह रहे हैं SD कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्रैब साइकिल में रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, और ETS में अगर देखें तो ये कर रहा है प्रोसेस ऑक्सीडेशन का।
अब सिमिलर इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये करता है, तो बेसिकली ऑक्सीड और रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये एक्ट करता है। एक सर इसके लोकेशन और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है जो इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर ये लोकेट करता है, जबकि बाकी के सारे जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह मार्कर एंजाइम भी है, मार्कर एंजाइम भी है, एक तरीके से लिंकर है दोनों के बीच, कॉमन बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। बिल्कुल सर। तो यहां से देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड कहलाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज स्टूडेंट्स, ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, फिर लिखा है NADH डिहाइड्रोजनेज और FADH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहां इन इन्फॉर्मेशंस का कोई रेफरेंस नहीं है दोनों का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जैसा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें ईटीएस में ईटीसी में काफी कॉम्प्लेक्स है, क्यों एक डायग्राम बना के अभी बता दें, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हाँ, है तो फर्दर डायरेक्ट उन पे अटैक बिल्कुल करेंगे अपन। हाँ, तो पेज सर खाली खाली अपन यूज कर लेते हैं उसको, खाली पेज को। हाँ, फिर से खाली पेज को यूज करते हैं लोग। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ प्रेजेंट होगा, दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको रफली अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक तरफ तो है माइटोकॉन्ड्रियल PMS और मैट्रिक्स, इधर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लियर। बिल्कुल। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो ईटीएस वो प्रेजेंट होता है, ईटीएस के अंदर जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, एक बार रफली उनका जो नेम वगैरह बता देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, वो सीक्वेंस है लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन में कहीं प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हम लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं पहले बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स थर्ड की, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में यहाँ प्रेजेंट है आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेकंड। और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने बताया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स फोर्थ की, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद में बात आती है ईटीएस की बात करें तो सर ने बताया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, तो उसके लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, दैट इज ATP सिंथेज। हाँ, ये हो तो जाएगा। दो पार्ट हमने डिवाइड किए थे अभी। ETC में जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 है सर। बिल्कुल, ये सीक्वेंस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यही होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो चेन है वो ये है, और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है, मतलब ATP बनाने का जो प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है फिफ्थ, दैट इज ATP सिंथेज। जी, उसको अपन ATP सिंथेज बोल देते हैं, या फिर यही है आपका F1 पार्टिकल। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स है जो इस ETS में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें NCERT का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता रखा है वहां पर। जैसे फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर FMN प्रेजेंट है, FES प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो थर्ड है उसके अंदर आपका साइटोक्रोम B है, C1 है, FES है। जो सेकंड है वहां पर FAD है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, और FES प्रेजेंट होता है। जो फोर्थ है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉपर सेंटर होता है, कॉपर कंटेनिंग, बिल्कुल A3 एंड 2 कॉपर सेंटर इंपॉर्टेंट भी रखा है, उन्होंने मेंशन किया है, और ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो अल्टीमेटली सर थीम क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो है वो प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाई जाती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बिल्कुल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वहां ग्रेडियंट बनता है, और उस ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया जाता है इसके थ्रू। ये ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया गया, वापस H+ आयंस को जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैसिलिटेट करवाया गया, तो उस ग्रेडियंट एनर्जी को यूज करके यहाँ क्या बना लिया गया? ATP। ये मैकेनिज्म प्रोसेस है। दो बेसिक बातें सर हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे। बच्चों, मोबाइल कैरियर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को अगर आप देखें तो देखो, एक तो पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C आपको मिलेगा, प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है। NCERT ने पोजीशन तक उसका लिखा है, इनर साइड में जो है वो लोकेट करता है। तो यहां से आपको ये देखना चाहिए, एक यूबिक्विनॉन फॉर्म, यूबिक्विनॉल के फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है, तो UQ आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये तो दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये फर्स्ट से थर्ड के बीच, ये भी एक ध्यान रखने की बात है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड सेकंड टू और सेकंड टू थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड। लेकिन आपको एक बात देखने को ये मिल रही होगी कि फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर नहीं होता है। फिर उसके बाद थर्ड से फोर्थ को जो कनेक्ट करना है, अगर तो थर्ड से फोर्थ को कनेक्ट करने के लिए आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो मैंने पहले लिखा था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C। ये स्मॉल पेरिफेरल
प्रोटीन है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच होता है, जबकि ये जो यूबिक्विनोन आप कह रहे हैं ये है फर्स्ट से थर्ड के बीच और सेकंड से थर्ड के बीच। तो कॉमन हो गया, बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है उनके बीच ही मोबाइल कैरियर होता है। तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर्टिकुलर इंटरमीडिएट जो NADH बना था, एनर्जी इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं उनको, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके ATP बना लिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा थीम बेस्ड हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए पूरा मैकेनिज्म तो जो है वो क्लास में काफी सब क्रिटिकल होता है, एक क्लास लगता है पूरा, एक 1.5 घंटे की क्लास फिर भी हमने काफी ब्रीफ कर दिया, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली जो है वो इससे कनेक्ट आप कर पाओगे। तो अब वापस जो है मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 112 हो गया था, 112 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन हीम एंड कॉपर कंटेन ADTS। तो देखिए अभी अभी आपको बताया गया था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ दे रखा है, थर्ड दे रखा है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये आपको पता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में जैसा सर अभी कह रहे थे 2 कॉपर कंटेन करता है, तो आंसर डेफिनेटली सर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 114 फुल नेम ऑफ FMN, ये भी देखिए मेंशन किया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका कंपोनेंट है ये FMN, और FMN जो होते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। FMN है वो याद रखिए, हाँ फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में एसोसिएट कर, जैसे डायग्राम में दिया है सर NCERT में, जो कॉम्प्लेक्स जो दे रखे हैं उनके अंदर जो कैरियर्स है वो मोबाइल नहीं है, हाँ वो नॉन मोबाइल कॉम्प्लेक्स का पार्ट। कॉम्प्लेक्स ये FMN कॉम्प्लेक्स का ही जैसे आपने बताया वो दो जो एग्जांपल बताया, यूबिक्विनोन मोबाइल है, कोएंजाइम Q लिखा हुआ मिल सकता है, यूबिक्विनोन लिखा मिल सकता है आपको, और इसके अलावा साइटोक्रोम C वो मोबाइल कैरियर। तो FMN के केस में सर आंसर हो गया फाइनली हमारा सेकंड। नेक्स्ट 115 ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी इन यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन। तो देखो पूरा एक सेल अभी मैंने ड्रॉ किया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या है, तो सर सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी क्या है, सबस्ट्रेट, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में शुरू होगा और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। डायग्राम बताया सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो पायरुवेट बनेगा साइटोप्लाज्म में, देन आफ्टर पायरुवेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तरीके से साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका साइट हो गया। तो यहाँ आंसर हम ले सकते हैं सर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये एग्जैक्टली साइट इसका है। 116 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट लिखा है यूजुअली प्रोटीन्स और फैट्स आर यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखिए प्रोटीन और फैट जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं, बट ये कह रहे हैं यूजुअली, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो आपने कहा ग्लूकोज जो है मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, बायोलॉजिकल सिस्टम उसको फेवर करता है, प्रोटीन्स को नहीं करता और फैट्स को भी फेवर कार्बोहाइड्रेट से पहले नहीं करता है। फिर कह रहे हैं इन रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। बिल्कुल सही बात है सर। इस पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, बच्चों को बता दें ये जो प्रोसेस है वो स्टेप वाइज क्यों हो रहा है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस क्यों है, जबकि एटीपी तो सिंगल स्टेप में भी जनरेट किया जा सकता है। तो देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। जैसा सर अभी कह रहे थे कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी एटीपी के फॉर्म में नहीं लाई जा सकती, उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, इसका मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं है। तो एक साथ अगर एक ही स्टेप में रिलीज करी जाती तो ऑब्वियस है स्टोरेज उसका या जो कन्वर्जन है वो और भी मुश्किल हो जाता और बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी गिरती। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके इसलिए इसको मल्टी स्टेप्ड करवाया। दूसरा आपने बताया था कि जितनी ज्यादा स्टेप है तभी तो आपको इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बेनिफिशियल होता है उसी को वो फेवर करता है, इसलिए मल्टी स्टेप इसको रखा गया प्रोसेस को। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया सर। सी है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग एंजाइमेटिक मशीनरी विद और without the help of oxygen is known as the glycolysis। Exactly। देखिए O2 का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, नो O2 नो CO2 बेसिकली हम ग्लाइकोलाइसिस के लिए प्रेफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये सही था। ग्लूकोज फोस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। देखिए ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम एग्जैक्टली ऐसा करता है। बिल्कुल, यहाँ इन्वर्टेज का कोई रोल नहीं, इन्वर्टेज तो ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सुक्रोज का ब्रेकडाउन करता है।
हाँ, जैसे कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड आपको दे दिया, आपको ग्लूकोज में लाना है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस शुरू होने से पहले का स्टेप आप जो है उसमें आप उसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा भी है। सुक्रोज अगर है तो उसको ब्रेक करेगा। हाँ, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है पायरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंटर करता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, पहला CO2 रिलीज है वो। बिल्कुल। तो ये लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे इसको हम कहते हैं। स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछे इन्होंने। असत्य पूछे, असत्य पूछे तो असत्य आप अपने पास हो जाएंगे। 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 170 एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग इन TCA साइकिल। एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, तो देखो अभी आप बात कर रहे थे SD एंजाइम कॉम्प्लेक्स की, और ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ये इन्वॉल्व करता है एग्जैक्टली FAD को। FAD जो है इसका आपने कहा FAD प्लस से FADH, ये रिडक्शन हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, या क्रेब्स साइकिल दिया TCA आपको, और ETS में इसी को ऑक्सीडाइज करवा देता है वो। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ सेकंड। नेक्स्ट 18 टोटल हाउ मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही होता है। तो सर ये क्लियर हम करें, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स हुए। बिल्कुल, ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस ग्लाइकोलाइसिस में नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है, और उसके बाद एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आप कह सकते हैं अल्कोहल। बिल्कुल, तो टोटल आपने बताया 10 स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, ड्यूरिंग व्हिच ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एसिड। तो उसके बाद में फिर ये फर्मेंटेशन में जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखो क्वेश्चन में पूछा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर 2 स्टेप और आएंगे। फर्स्ट स्टेप में होगा डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद बनेगा एसिटाइलडिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद में फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा अल्कोहल। तो ये जो एडिशनल 2 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिल ले जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। तो टोटल स्टेप्स हम 12 कहते हैं, 12 हो जाएंगे। 12 एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर देयर। नेक्स्ट कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है स्टेप वाइज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स एंड लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है। बिल्कुल, स्टेप वाइज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, इसका मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल, पायरुविक एसिड की बात करें, इसमें 3 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो पहले अपन बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, दैट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। और इसका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो ये जो कार्बन है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है उनको अपन यूज कर लेंगे फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। तो इंस्टेड ऑफ कार्बन आप कह सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। फिर कह रहा है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को पास होते हैं, वहां ट्रांसफर होते हैं, साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP का फॉर्मेशन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके साथ ऑक्सीजन एसोसिएट करता है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जिससे ATP का सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पांसिबल ये हो जाता है। फिर कह रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ O2। बिल्कुल, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। ओके सर, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ये पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं। हाँ, स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे करेक्ट है, लेकिन ये साइट के अकॉर्डिंग की माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से परफॉर्म होते हैं, तो एक बार स्टेटमेंट बता देते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या अकॉर्डिंग पर आ जाएगी। फिर कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट अभी हम बात कर चुके हैं, लिंक रिएक्शन होता है, गेटवे पाथवे। और फिर कह रहा है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 एंड एथेनॉल। तो ये अभी सर जो आपको बता रहे थे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइनली एथेनॉल बन जाता है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अब बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो देखिए सर, पहले तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल ये नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, डेफिनेटली होगा। फिर कह रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस जैसा आप कह रहे थे, तो साइटोप्लाज्म में होगा। फिर कह रहा है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डेफिनेटली होगा। फिर कह रहा है स्टेप वाइज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स एंड लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो देखिए, एक तो लिंक रिएक्शन में रिलीज कर रहा है, और 2 आप कह सकते हैं सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के क्रेब्स साइकिल में। तो इसका मतलब तीनों ही कहां हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बिहार पे सर हम कह सकते हैं A, B और D जो है हमारे पास प्रोसेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। सो आंसर हो जाएगा सेकंड। और बिल्कुल सिंपल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं वाला। ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो
साइटोप्लाज्म है, और बाकी के जो है लिंक रिएक्शन, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट 120 in Krebs cycle formation of 34 ATP takes place, 38 ATP takes place, 15 ATP takes place each acetyl coenzyme और 12 ATP takes place। तो इसमें देखिए आपसे पूछा है कि Krebs cycle में जो है वो फॉर्मेशन किसका होता है। Krebs cycle में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम Krebs cycle में एंटर करेगा। This acetyl coenzyme will enter with the help of the oxaloacetic acid। देखिए ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड बना दिया जाता है, और ये जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद में सक्सेसिव स्टेप्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स कन्वर्जन के होते हैं, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, सर मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं, प्रोडक्शन जो है वो आपके पास यहाँ 15 एटीपी का आ सकता है। बिल्कुल, जैसे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया, जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि यहाँ पर रिड्यूसिंग जो ब्रोकर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 3NADH का फॉर्मेशन होगा एक साइकिल में। एक जगह पे बनेगा आपका FADH और एक डायरेक्ट ATP और GT। हाँ, यहाँ ATP मेंशन कर देते हैं उसको। तो ये इस बार एग्जाम में भी था सर। बिल्कुल, SLP है सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट फॉर्मेशन ATP का जो है वो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था 2020 का। तो इस तरीके से सर ने मेंशन कर रखा है, देखिए 3, 3, 9, 9 to 11 and 12। अब अगर आप लिंक रिएक्शन को भी कनेक्ट कर लेते हैं तब तो आपके पास हो जाएंगे 15, अदरवाइज आपके पास होंगे 12। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए Krebs साइकिल लिखा है सर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देता तब तो हम 15 पे चले जाते, और Krebs साइकिल हमें दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ होना चाहिए सिर्फ 12 यहाँ से स्टार्ट करना आपका स्टाइल। हाँ, 12 ATP फ्रॉम ईच एसिटाइल कोएंजाइम। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आप देखें, हालांकि आता 2 ही है, 2C 2M, तो इस केस में आप कह सकते हैं टोटल 24 जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो सर आंसर हमारा फाइनल हुआ 4। 1 to 1, which of the following mobile carrier protein responsible for the transfer of electron between complex 3rd and complex 4? अभी हमने डिस्कस किया था, और मोबाइल कैरियर पूछा है। हाँ, तो सर ये मेंशन्ड है, साइटोक्रोम C जो है स्मॉल पेरिफेरल प्रोटीन है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4। इससे रिलेटेड वो 3 स्टेटमेंट जनरली पूछता भी रहता है, जैसे आपने डिस्कस कर लिया, ये प्रोटीन यूनिट है जी, और ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3rd एंड 4th जी। नेक्स्ट 122, the following is a simplified scheme showing the fate of glucose during aerobic and anaerobic respiration। अल्टीमेटली हमें क्या दिया, हमें एक चार्ट दे दिया ब्रीफिंग करके कि ये देखिए ग्लूकोज है, मैकेनिज्म दे रखा है सर ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल, यहाँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, और ये स्टेप दे रखे हैं उनको आपको आइडेंटिफाई। पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ऑब्वियस है ये पाइरुवेट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। ये पाइरुवेट जैसा सर मेंशन कर रहे हैं, ये जो है वो पाइरुवेट हुआ। अब ये पाइरुवेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Krebs साइकिल में चला गया, और उधर देखिए सर लिखा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन में चला गया। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है सिंपल है, बैक्टीरिया दे रखा है इस, तो यूजुअली जो ईस्ट है वहां पर अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और बैक्टीरिया में जनरली जो है लैक्टिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन आपको देखो। वो यीस्ट का यूज आप काफी उधर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह आपको पढ़ने को मिलता है। यीस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, इस चैप्टर में भी बाकायदा दे रखा है कि अल्कोहलिक बेवरेज जो सब्सटेंसेस हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और इसका Krebs साइकिल होगा तो आफ्टर Krebs साइकिल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर आपका CO2 रिलीज हो जाएगा। हां, फाइनल इसके अकॉर्डिंग हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट A पाइरुवेट होगा, एक पाइरुविक एसिड है, B CO2 जैसा हमने मेंशन कर रखा है, एंड वाटर डेफिनेटली वाटर होगा। रिजल्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कह सकते हैं। C एथिल अल्कोहल, C लैक्टिक एसिड। तो फिर आपके पास आंसर ये आएगा C वाले में, ये लैक्टिक एसिड, एंड D इज अल्कोहल, D लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, दो अलग अलग ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल, जो D है उसमें लैक्टिक एसिड, ये रहा D में, ये वाला लैक्टिक एसिड नहीं, C में है लैक्टिक, C में लैक्टिक एसिड होना चाहिए यहाँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा C लैक्टिक एसिड, D दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दे रखा है, ऐसे ये नहीं होगा। ये D जो है एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ऑब्वियसली जो अल्कोहल बनेगी वहां CO2 रिलीज होती है। बिल्कुल, अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पाइरुविक एसिड A, B CO2 एंड वाटर, जो रिजल्ट है फाइनली C लैक्टिक एसिड है, एंड D है एथिल अल्कोहल एंड CO2। ये ध्यान में रखने की बात है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है, ये यहाँ मेंशन कर दिया। इसी से इंफॉर्मेशन आप ये ले सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस व्हाइल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या यूज होता है? देखिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव पूरा लिख देता हूं, फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सर एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है जिसमें कंपैरिजन इन दोनों का डिस्कस किया था। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में तो जो ड्राइवन एनर्जी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए जो एनर्जी यूज की जा रही है वो आप कह सकते हैं फोटोन एनर्जी या लाइट एनर्जी। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा या प्रोटॉन पंप होंगे। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी है। तो देखिए हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेज, वो जो ETS में कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी से वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस है प्रोटॉन की पंपिंग होगी, इसलिए आपका आंसर यहां हो जाना चाहिए फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? गलत स्टेटमेंट पूछे गए हैं सर। नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज 2, डेफिनेटली। जैसे आपने बात की थी ग्लूकोज पायरुवेट एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एसिड यहाँ पर जो नेट गेन है वो है 2 ATP एंड 2 NADH DH हो गया। और जो पायरुविक एसिड को अपन कन्वर्ट करते हैं आइदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, तो वहां पर क्या होगा, अपन बात करें तो जैसे लैक्टिक एसिड बन गया तो वहां जो NADH है वो वापस से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और वापस NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है इस पे, एग्जाम में भी क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस रेस्पिरेशन में है जिसमें एक्सटर्नल डोनर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो देखो इसी प्रोसेस में बना और इसी में रिसेप्टर प्रेजेंट है इसका, तो ये NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट गेन जो है केवल 2 ATP का है क्योंकि ये वापस उसमें रिसाइकिल हो रहा है, वापस कंज्यूम हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो अल्कोहल प्रोसेस है या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो भी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो NADH2 है उनको आप वापस से ऑक्सीडाइज नहीं करोगे तो वापस से NAD+ की अवेलेबिलिटी नहीं बनेगी, तो ग्लाइकोलाइसिस जो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इवन सर उसके अलावा भी कहा जाता है कि जो ETS है, दैट ETS इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द क्रेब साइकिल। ETS में NAD+ और FAD+ अगर नहीं जनरेट होंगे तो क्रेब साइकिल में NADH और FADH का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बनेगा नहीं, स्टेप्स स्टॉप हो जाएंगे। ETS जो है वो एनर्जी देने के साथ साथ क्रेब साइकिल की बैकबोन के फॉर्म में भी काम करती है। यही सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी है कि इस ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना है वो ऑक्सीडाइज होगा फर्मेंटेशन में, तब जाके वापस आप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ये बन पाएगा। क्लियर? तो सही स्टेटमेंट सही हुआ। Fermentation take place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। ये भी NCERT की लाइन है सर, कंक्लूजन में लिखा है, मेंशन कर रखा है। अपन डिस्कस भी किया, जैसे क्वेश्चन आया था ईस्ट में हो रहा है, यूकैरियोट आ गया, इसलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट लिखा है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में हो ही रहा है। In animals, muscle cell pyruvate is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। In CO2 molecules released, 2 CO2 molecules released during lactic acid fermentation of 1 glucose molecules। अभी हमने बात की थी कि लैक्टिक एसिड का जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है तो CO2 रिलीज होती ही नहीं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ही CO2 जो है उसका रिलीज होता है। अपने पायरुवेट में भी 3 कार्बन है, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है, तो वहां पर CO2 का लॉस, कार्बन का लॉस नहीं। तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 1 to 5 If sucrose enter in glycolysis, then firstly converted into A and B by the activity of invertage enzyme। ऐसा आप डिस्कस कर चुके हैं पहले, आ गया है। सुक्रोज जो है उसको आप ब्रेक करोगे तो ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज जो है वो ऑप्टेन हो जाएगा। हाँ, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन में आ जाएगा। और एंजाइम भी सर अभी मार्क किया था आपने, लास्ट में लिखा है इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ये हो जाएगा। तो A और B यहाँ जो है वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 1 to 6 करेक्टली मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स, यहां दे रखे ग्लूकोज। तो ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सर दे रखे हैं और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ उधर RQ दिया है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली है क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आप ये कह सकते हैं CO2 रिलीज होता है और ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको O2 कंज्यूम होता है। तो कंज्यूम्ड O2 और रिलीज्ड या लिबरेटेड जो CO2 उसका रेशियो हम RQ के फॉर्म में पढ़ते हैं।
CO2 released and O2 कंज्यूम। consumed। तो देखिए अब एक बहुत कॉमन सा रेफरेंस है, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ऑक्सीडाइज करने के लिए उतना ही आप ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपको दे रखा है फैट, प्रोटीन। सर ऐसे कैसे बच्चे याद भी रख लेते हैं, बहुत इजी है। डेटा डायरेक्ट पूछते हैं। हाँ एग्जाम्पल से डायरेक्ट याद करने से, अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में वो अपन इक्वेशन भी याद रखते हैं, 6 CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं और 6 O2 मॉलिक्यूल ही रिक्वायर्ड है। तो वहां पर R की जो है वैल्यू 1 हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो आर का वैल्यू 1 तो देखिए आपको मिलेगा ग्लूकोज के केस में। बिल्कुल। आप अगर ऑर्गेनिक एसिड्स देख रहे हैं तो ऑलवेज मोर देन 1 होगा। ठीक है, जैसे मैलिक एसिड्स वगैरह का तो हम पढ़ते हैं 4 तक होता है, 4.33 ऐसा काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स तो ऑब्वियस है ये ग्लूकोज 1 हुआ, ऑर्गेनिक एसिड ये हुआ, प्रोटीन और फैट दोनों का ही जो है वो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लेस देन 1। ठीक है, 0.9 और 0.7। फैट की अगर बात करें 0.7 और प्रोटीन की बात करें 0.9। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स ऑप्शन मैच कर सकते हैं। एक भैया ग्लूकोज का नहीं दे रखा तो 36 ATP यहाँ दे रखा है, मैचिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियस है मैच हो जाएगा। ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन से 36 ATP। सर 36 और 38 लिखा जाता है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग एक बार हम कर दें। बिल्कुल। देखिए इसमें ऐसा है बच्चों, ये डेफिनेटली सटल सिस्टम के थ्रू जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH बना था उसकी एंट्री पे डिपेंड करता है। NADH जैसा सर अभी बता रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की, तो जो NADH बने हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से सटल सिस्टम से एंटर करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ATP प्रोडक्शन 36 होगा या 38 होगा। ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट सटल एंड पायरुवेट फॉस्फेट सटल होते हैं, उन दोनों सटल के थ्रू। तो NADH अगर NADH के फॉर्म में मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तब ऑब्वियस है ये 38 पे जाएगा, और अगर वो FADH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 36 में चला जाएगा। ये उसका बेसिक रेफरेंस होता है। तो ये हुआ आपका 1 to 6। 1 to 7 is system of electron carriers called electron transport system located on। बिल्कुल, अभी आपने बात की तो लोकेशन बतानी है, ETS की जो लोकेशन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में से रिलेटेड आए भी हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उस पर ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट 1 to 8, in the given equation find out A and B correctly। तो देखिए यहाँ हमें ये NCERT का ही इक्वेशन है सर, पायरुविक एसिड दे रखा है प्लस कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम होना चाहिए, NAD प्लस। तो यहाँ से देखिए एसिटाइल कोएंजाइम कह रहा है, अब भी हमारे से पूछा है NADH और H प्लस जो है वो बना रखा है NADH। कॉमन रिएक्शन बना दी है पूरा जो फैट है पायरुविक एसिड का, कि उससे लिंक रिएक्शन में क्या रिजल्ट आएगा। तो सर इसको हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑब्वियस है CO2 रिलीज होगी, बिल्कुल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर जो है B CO2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ जो A दिया है वहां मेंशन किया है यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, इसका कोफैक्टर मैग्नीशियम। तो ऐसा ऑप्शन आप देख लें जिसमें मैग्नीशियम और CO2 दोनों लिखे हो, तो A जो है वो मैग्नीशियम और B है CO2। नेक्स्ट 1 to 9, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ETS इन रेस्पिरेशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ETS इन रेस्पिरेशन, तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन ETS डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। बिल्कुल, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। NADH और FADH की बात कर रहे हैं। हाँ, NADH होगा तो ऑब्वियसली 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, FADH होगा तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो ETS में सिंथेसाइज होते हैं वो डोनर पे ही डिपेंड करेंगे। सही स्टेटमेंट हुआ। फिर सर दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH gives rise 3 ATP in ETS। बिल्कुल सही है, जैसा सर अभी कह रहे थे। फिर कहा है ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर ओनली इन ETS। एक जगह से ऑक्सीजन जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत बार। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा हुआ मिला, प्रोटॉन एक्सेप्टर लिखा हुआ मिला। एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसीलिए वो H2O में वहां कन्वर्जन दे पाती है। फिर लिखा है सर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2 gives rise to ATP in ETS। बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ इनकरेक्ट रेफरेंस जो आपको दिया है वो इसी के बेसिस पे दिया है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। बिल्कुल, यहाँ पर इसने बोल दिया ETS। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो ETC का पार्ट है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, वहां से क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को, और फिर प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट है। ETS होने का मतलब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इंक्लूड कर लिया गया, जैसा भी हमने किया था। तो देखिए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंडली, और आप कहेंगे ETC का होगा, ETS का नहीं होगा। तो एक बहुत माइन्यूट पॉइंट जो है वो सर ने आपको बताया है, ETS के बजाय आप ऑलवेज ETC पे फोकस रखें। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 130
How many ATP molecules are produced from NADH2 oxidation in ETS during complete oxidation of one glucose molecule in aerobic respiration? तो बहुत परफेक्ट सर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अलग अलग बात हमने पहले कर ली थी। देखिए एक स्टेप आपके पास ग्लाइकोलाइसिस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का करवाना है, तो जैसा सर अभी कह रहे थे नेट गेन एटीपी 2 एटीपी वहां है, टोटल 4 बनते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं, और इसमें जो है वो NADH भी बनते हैं, सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उनको भी अपन हाँ एक मिनट ATP 2 ATP और साइड में हम लिख लेते हैं 2 NADH, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके ऑक्सीडाइज करवाना है इनको भी। फिर सर उसके बाद में लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल, तो लिंक रिएक्शन जो है, इस लिंक रिएक्शन में भी अल्टीमेटली आपके पास बनेंगे बच्चों 2 NADH। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल, जैसा पहले भी हमने मेंशन किया था, क्रेब्स साइकिल को अगर आप देखें तो इसमें भी आपके पास हो गए 3 NADH पर मॉलिक्यूल, तो मैं 6 भी लिख दूं, कुछ डायरेक्ट ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल हाँ, 6 ही डायरेक्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं एस्टाइल कोएंजाइम, तो बच्चों 6 NADH, 2 FADH एंड 2 ATP और GTP, ये फॉर्मेशन होता है। अब अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो देखो सर अलग अलग भी कर सकते हैं। SLP या सबस्ट्रेट लेवल का जो फॉस्फोराइलेशन है डायरेक्ट है, उसमें 2 ATP ये बन गए एंड 2 A1, तो SLP या सबस्ट्रेट के लेवल के फॉस्फोराइलेशन से आपके पास 4 ATP के आते हैं। यहाँ जो है उधर सर मेंशन कर दो आप, NADH से देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होगा 6 ATP, तो अल्टीमेटली यहां से फिर भी समराइज हम कर सकते हैं, इस ग्लाइकोलाइसिस से टोटल कितना हुआ 8 ATP, टोटल जो ये नेट गेन जो है वो 8 ATP का हो गया ग्लाइकोलाइसिस। लिंक रिएक्शन में 6 ATP, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हुए 18 ATP, ये हुए 4 ATP, और ये डायरेक्ट है ही, और डायरेक्टली 2 ATP और GTP जो भी है। अभी पूरा समराइज हो गया, लेकिन लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा कि उसने किस बेसिस पे जो है, तो ये कह रहा है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NADH2 ऑक्सीडेशन इन ETS ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो सिर्फ NADH वाले आपको काउंट करने हैं ऐसे, तो देखो ये रहा सर 6, उसके बाद लिंक रिएक्शन के 6, ये हो जाएगा 12 18, ये काउंट करने हैं, ये काउंट करने हैं। 18 जो है वो क्रेब्स साइकिल के हैं, उसके बाद में 6 जो है लिंक रिएक्शन के, 24 एंड 6 ये हैं, तो 30 ATP मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं NADH से आते हैं, और ये भी हम फाइनलाइज कर सकते हैं। देखिए मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे क्रेब्स साइकिल है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो हमें देता है वो NADH देता है 30 ATP मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सीधा भी है सर, 30 ATP मॉलिक्यूल्स यहां से आ जाएंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे ETS में होने वाले फॉर्मेशन किसका, ETS में ऑक्सीडाइज होने वाले FADH से, तो ये 34 हो गए, और SLP से आप कह रहे थे डायरेक्ट 4 बन रहे हैं, तो 38 का कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर, तो आंसर हमको करें आंसर फाइनल, बिल्कुल 30 जी। नेक्स्ट ये दे रखा है आपको, सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर A, B एंड C, ठीक है। तो सर यहाँ जो है वो पायरुविक एसिड की एंट्री क्रेब्स साइकिल में दिखाई गई है, एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करता है, जैसे आपने कहा था ये एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है 2C2M, ये ऑक्सिल एसिटिक ला रहे हैं यहाँ से 4C2M, तो ये सिट्रिक एसिड बन जाएगा सबसे पहले, ये 6C 6 कार्बन कंपाउंड और 2M। अब अल्टीमेटली B हमें दिया है, तो देखो B और C आपको जो पूछना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी में ये स्टेप ऐसे ही ब्रीफ कर रखे हैं। तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक और आइसोसिट्रिक एसिड बनने के बाद में फाइनली सक्सिनाइल कोएंजाइम बनने तक 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब CO2 रिलीज हो जानी चाहिए, तो सर हम यहाँ CO2 वाला ऑप्शन सबसे पहले ले सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है किस रेस्पेक्ट में उन्होंने मेंशन किया है, हाँ वो चूज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है PDC वो एक्ट करता है, मैग्नीशियम भी यहाँ कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ए मैग्नीशियम पे जाए, बी CO2 और सी जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो सर सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम यूटिलाइज होता है, और उसमें ADP और GDP डिपेंडेंट होते हैं एंजाइम के फॉर्म, आइसोफॉर्म्स। इसलिए देखो यहाँ तो बन सकता है ATP और GTP, ये जो है वो बच्चों CO2 रिलीज शो कर सकता है, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और ये जो है वो फिर हमारे पास मैग्नीशियम आयंस जो है उनको एक्टिवेटर या कोफैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन मुझे एप्रोप्रिएट लग रहा है। सी तो आपने जैसे बताया ये हो जाएगा ATP GTP, और जो बी है वो CO2 रिलीज हो रही है डिकार्बोक्सिलेशन, तो ए है यहाँ पर मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनल आंसर सेकंड। नेक्स्ट
which is the basic difference between anaerobic respiration and fermentation process. Fermentation process और anaerobic respiration में basic difference कह रहा है. Anaerobic respiration perform in cell while fermentation perform only in external surface of cell. देखिए, extracellular process हो सकता है, वहां कह रहा है only in external surface of the cell. बिल्कुल, only नहीं आएगा, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. ठीक है, बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस ही है. तो ये स्टेटमेंट सर हुआ इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर कह रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज सेलुलर एंड फर्मेंटेशन इज सेलुलर एज एक्स्ट्रासेलुलर बोथ. सही बात है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें. फिर कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ O2 इन बोथ प्रोसेसेस. तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होती है. फिर कह रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म इन प्रोकैरियोट्स एंड फर्मेंटेशन परफॉर्म इन यूकैरियोटिक सेल. इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, अब ये तो स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिए. हमें बेसिक डिफरेंस यहां से देखना है कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, ये हमारे से पूछा गया है. ये तो कॉमन हो गया, दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. बिल्कुल. पर जो मेन डिफरेंस है वो यही है, जो फर्मेंटेशन है वो इनसाइड आउटसाइड दोनों प्रोसेस हो सकता है. तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज सेलुलर प्रोसेस व्हाइल द फर्मेंटेशन इज द सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर बोथ. तो ये हमारे पास कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा. सेकंड आंसर हम कह दें. नेक्स्ट 133, ये देखिए ETC और ETS को शो कर रखा है कंप्लीट. यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आप जानते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 है. फिर A यहाँ लैग कर दिया गया, ऑब्वियस है, साइटोक्रोम रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, ये SD कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा. और फिर उसके बाद में ये साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को रिप्रेजेंट फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा. फोर्थ को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स 5 दे रखा है. तो ये आपको कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम. A क्या है? A हमें सबसे पहले पूछा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होगा. बिल्कुल. तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सेकंड. बिल्कुल, यहाँ बोला A रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फोर्थ. इनकरेक्ट हो गया ये. इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे अपन. फिर B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टर्मिनल कॉम्प्लेक्स. तो जो B है ऑब्वियसली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम वो टर्मिनल ही है. ETC लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है. ETC लिखा है सर, तो डेफिनेटली ये B सही है. फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रिप्रेजेंट H2 फॉर्मेशन. नहीं, H2 फॉर्मेशन इसी के साथ हो जाएगा, B के साथ ही. बिल्कुल, यहाँ तो ये ATP फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा. और फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट प्रोटॉन पंपिंग इन ETC. ये भी इनकरेक्ट हो गया. देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो कह रहा है. प्रोटॉन जो पंपिंग है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है. जो सेकंड है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं. वो यूवी किनोन के थ्रू थर्ड को ट्रांसफर कर रहा है, डायरेक्टली वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है. तो इस तरीके से हमारे पास ये इसमें इनकरेक्ट रेफरेंस जो है वो हुआ. करेक्ट पूछा, सेलेक्ट राइट ऑप्शन, तो सेकंड हो जाएगा. सेकंड हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट में फोर्थ में कॉपर कंटेनिंग फॉर्म बता दिया, लेकिन A के लिए कह दिया तो वो A सेकंड कॉम्प्लेक्स. मतलब रेलेवेंसी नहीं है, तो रेलेवेंसी B और सेकंड की मिलेगी इसको. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 134. प्रोटीन सब्सटेंस आफ्टर डीएमिनेशन एंटर इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो यहाँ देखिए आपको आफ्टर डीएमिनेशन दिया है, तो प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब यूज होता है तो डीएमिनेशन के बाद में अमीनो एसिड्स के फॉर्म में कहाँ एंटर कर सकता है? प्रोटीन अमीनो एसिड वो कन्वर्ट हो सकता है आपका पायरुविक एसिड में. बिल्कुल. देन ये एसिटाइल कोएंजाइम देन आल्सो एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल. वो जो अमीनो एसिड्स बनेंगे उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ एंटर कर सकता है. तो देखिए एंट्री पॉइंट उसके जो है वो पायरुविक एसिड होगा, एसिटाइल कोएंजाइम होगा, ये सही है. फिर कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये सही है, लेकिन यहाँ लैग कर गया ये पायरुविक एसिड. फिर लिखा है पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो ये स्टूडेंट्स सही है. और फिर लिखा है 3PGL, ये देखिए फैटी एसिड्स के लिए है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड. ये कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो ग्लूकोज है वो, इसके अलावा फैट और प्रोटीन, इन तीनों के लिए चार्ट दे रखा है जो एम्फीबोलिक पाथ जिसको आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में. और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि तीनों का कॉमन एंट्री पॉइंट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम तीनों का कॉमन एंट्री पॉइंट. बिल्कुल. 135 आरक्यू वैल्यू ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज. बिल्कुल, अभी डिस्कस किया था अपन ने आरक्यू वैल्यू को. जी. CO2 रिलीज एंड O2 कंज्यूम. तो बात कर रहा है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता ही नहीं है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन जीरो है, तो ऑब्वियसली जो आरक्यू वैल्यू है वो जो आपकी हो जाएगी अनंत हो जाएगी. इनफिनिट. क्लियर. नेक्स्ट 136 5 कार्बन एसिड कंपाउंड इन TCA साइकिल इज. देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है. क्यों है ऐसा?
सिट्रिक एसिड जो था सर, अभी हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ बात करके आए थे। सिट्रिक एसिड जो था वो 6 कार्बन कंपाउंड बना था, और ये सिट्रिक एसिड के बाद में सिस एकोनेटिक और आइसोसिट्रिक एसिड से फिर ऑक्जेलोसक्सिनेट एंड देन फाइनली अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो यहाँ 2 सक्सेसिव स्टेप्स आपने कहा था हो गए। इस अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर 4 कार्बन कंपाउंड शुरू हो जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो अल्टीमेटली 5 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये मेंशन भी कर देते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। फ्यूमेरिक जो एसिड है वो 4 कार्बन, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये एक अकेला 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो एक तरीके से पूरे प्रोसेस का इंटरमीडिएट, इससे पहले 6 कार्बन थे, इसके बाद में 4 कार्बन कंपाउंड हो गए। 137 फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स। फ्यूमेरेज दे रखा है, फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सीधा आंसर आपके पास है, कोई डिस्कशन वाली बात ज्यादा इसमें नहीं है। फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड। नेक्स्ट 138 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में ले रखा है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड कॉलम सेकंड में जो है वो इनको इनकी कनेक्टिविटी दे रखी है। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं सर हम, बिल्कुल। फिर ये कह रहा है रिलीज CO2 नहीं करता, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, डेफिनेटली हम कह सकते हैं फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। ए के साथ जो है सेकंड एंड फिफ्थ आ गया, सेकंड और फिफ्थ यहाँ आपको ए के साथ मिलेंगे, सेकंड और फिफ्थ। मैचिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं, इसमें कुछ मैच में कुछ और है भी। क्रेब्स साइकिल को देखो TCA साइकिल कह सकते हैं, तो बी के साथ फर्स्ट है, सेकंड फिफ्थ यहाँ था ये, हाँ सेकंड फिफ्थ जाता है। और फिर उसके बाद में देखिए क्रेब्स साइकिल में कह रहे हैं प्रोड्यूस FADH2, डेफिनेटली प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल। रिलीज CO2। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की भी हमने बात की थी, 2-2 स्टेप होते हैं, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बी के लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और ए के लिए फर्स्ट एंड फिफ्थ। हाँ सही है, सेकंड एंड फिफ्थ, सॉरी, सेकंड EMP एंड फिफ्थ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। तो फोर्थ आंसर जो है वो यहाँ परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 coenzyme A are entered or used in the following steps of the respiration। तो फिर कह रहा है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता तो वो भी ऐसे एंटर करेगा। तो इसके बाद तो मुझे लगता नहीं सर, एक बार इसको पढ़ने की जरूरत है, फिर देखते हैं कुछ और पॉसिबिलिटी हो। फिर कह रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहाँ पे डेफिनेटली वो एंटर करेगा। तो अल्फा स्टेप पे यूज आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप पे जो है यूज हो जाएगा। 140 which of the following is known as the cytochrome C oxidase। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हम बता चुके हैं, ATS पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। 141 select a chemical substance which produced during respiration of all respiratory substances। जितने सारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस यूज होते हैं उन सब में, तो वो कॉमन एंट्री पॉइंट वाला यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि देखिए फैटी एसिड्स के थ्रू आप आ रहे हैं, तो या तो आपको जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड जो DHAP और PGAL है उसके फॉर्मेशन पे लाना पड़ेगा, या फिर आप एसिटाइल कोएंजाइम पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब पायरुवेट लैग कर जाएगा वो। प्रोटीन में आप जाएंगे तो पायरुवेट भी मिल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम भी मिल जाएगा। तो तीनों को एक साथ अगर हम रखें तो फिर एक PGL मिस हो रहा है, तो कॉमन एंट्री पॉइंट, सॉरी एक पायरुविक एसिड मिस हो रहा है, तो कॉमन एंट्री पॉइंट हमें एसिटाइल कोएंजाइम पे आना पड़ेगा। 142 ubiquinone receive electrons from the following oxidation process of। तो देखो कहां से रिसीव करता है, NADH2 से और FADH2 से। यूबिक्विनोन आपने कहा था, यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल के फॉर्म में वहां एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है फर्स्ट एंड थर्ड के बीच, एंड सेकंड एंड थर्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। NADH और FADH दोनों से ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा देता है। तो बोथ NADH2 एंड FADH2। 143 how many ATP molecules are produced by complete oxidation of one acetyl coenzyme during respiration। एक एसिटाइल कोएंजाइम तो सिंपली एक क्रेब्स साइकिल की ही बात आपसे कर रहा है। क्रेब्स साइकिल के जो 2 फेज हैं, 2 साइकिल फॉर्म है, उनमें सिर्फ एक की बात आपको करनी है। ऑब्वियस है वहां 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। क्लियर कर चुके हैं पहले, 3 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP और GT। इस पे लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ सिर्फ सर वो कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अगर 2 मॉलिक्यूल्स कहता है तो आंसर आपका 24 हो जाता। 144 which of the following enzyme include as the marker enzyme in the mitochondria। सर ने बहुत पहले बोला था शुरू में, जब पहले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये SD एंजाइम जो है that will call or act as the marker enzyme।
ये ETS को और Krebs cycle दोनों को कनेक्ट करता है। और सक्सिनेटरी हाइड्रोजनेज रिलेटेड 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट भी अक्सर इधर उधर मिलते हैं। दैट इज द मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमन एंजाइम बिटवीन Krebs cycle एंड ETS। और जो सक्सिनेटरी हाइड्रोजनेज उसकी जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और कई बार वो आगे एंजाइम में भी आता है, इसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनेट होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन अच्छी बात सर आपने एक बताई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका प्रेजेंट होता है मेलोनेट। हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 145, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट फॉर गिवन फिगर। तो वो सर वही हमें Krebs cycle दे रखा है, Krebs cycle को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो Krebs cycle से रिलेटेड जो स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंग अपन बात, इट रिप्रेजेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बिल्कुल करेक्ट, डेफिनेटली कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इसमें लाया गया है। फिर कह रहा है ए रिप्रेजेंट FADH2 फॉर्मेशन, ए रिप्रेजेंट यहाँ पर FADH2 इसको रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल। तो ये है आपका सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड जो है, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, सक्सिनेल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बन रहा है तब आप कहेंगे FADH फॉर्मेशन होता है। फिर है यह 15 ATP निर्माण को प्रदर्शित करता है। देखिए सिंगल पाइरुवेट लिया, एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर ले रहा है तो ऑब्वियस है इसको इंक्लूड हम कर लेंगे तो 3 तो यहां से आ जाएंगे और 12 जो है वो पहले आपने पढ़ रखे हैं, ये तो 15 हो जाएंगे। फिर कह रहा है परफॉर्म इन मैट्रिक्स रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेटली सही है। दिस प्रोसेस रिलीज 3 CO2 मॉलिक्यूल्स, डेफिनेटली। एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये होगा, दूसरा यहां हो गया, 2 स्टेप पे होगा यहाँ पर, और ये सर सिट्रिक एसिड दिख रखा है तो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन हो गया, अब सारे 4 कार्बन है तो ऑब्वियस है 2 ये हो गए, तो ये भी इंडिकेट करता है। तो इस प्रक्रिया में सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हाँ, ए FADH2 निर्माण को प्रदर्शित करता है। एबीसी ये क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया ना सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड, तो इस बीच में FADH2 बन हाँ, रहा बनता है, है, FADH2 बन रहा है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑल 4, तो यहाँ पर ऑल 5 स्टेटमेंट है, ये करेक्ट जी। नेक्स्ट 146, सेलेक्ट गाइड स्टेटमेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इंक्लूड बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की थी, डेफिनेटली देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर आपने कहा था दोनों मोड हो सकते हैं, एनारोबिक में भी। एरोबिक तो ऑब्वियस है, सेलुलर मोड ही है। इट ओनली इंक्लूड एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा नहीं है। फर्मेंटेशन इज ओनली द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा भी नहीं है। इट रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज इज एक्चुअली ब्रीदिंग। बिल्कुल, ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन है, ब्रेक डाउन है। CO2 रिलीज कर देगा और O2 को कंज्यूम करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए 147 जो है वो आपको यहाँ कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्वेश्चन दिया है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों इसी पे बेस्ड है, इसलिए जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फोटोसिंथेसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सर हमारे पास ये लेबलिंग दे रखी है, उस पर सीधे ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए आपको दिया है तो ए में हम मेंशन कर सकते हैं ये PS फर्स्ट होगा। ऑलवेज फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फोटोसिस्टम फर्स्ट को होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बी यहां मेंशन कर रखा है, तो ये पोर्शन तो है सर थाइलेकोइड लुमेन, ऑब्वियस है बी जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हो जाएगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और जो डी हमें दे रखा है ये CF को CF1 पार्टिकल होगा, ATP सिंथेज का प्रेजेंस यहां पर। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस पे जा सकते हैं। यहां से देखिए हमारे पास ए जो है वो होना चाहिए PS फर्स्ट, बी जो है वो होना चाहिए हमारे पास थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन भी है। सी हमारे पास PS सेकंड और डी F1 है। देखो यहाँ पर इन्होंने जो ATP सिंथेज के 2 पार्ट होते हैं FO F1, तो यहाँ इन्होंने मार्क कर दिया। बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है F1 जो है वो फिर हाँ। एक माइन्यूट एस्पेक्ट देखने का, सिंथेटेज लिखा है, ATP सिंथेज, ये भी करेक्ट हो गया, सिंथेटेज नहीं होता, ATP सिंथेज। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आप मैच कर लें। आपको पता है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है या क्या एक्सप्लेन करती है। इट ऑलवेज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को कैसे यूज करते हुए आप ATP का सिंथेसिस कर सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर और थाइलेकोइड लुमेन पर, दोनों पर ये एक्सप्लेन करता है। फिर अपन ये भी तो बोल सकते हैं जो आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, डेफिनेटली उसमें एक एनक्लोजर चाहिए, एनक्लोजर, प्रोटॉन पंप जो है वो भी रिक्वायर्ड है, वो बिल्कुल और रिक्वायर्ड इसके अलावा ATP सिंथेज उसकी भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगी। जैसे देखो ये प्रोटॉन यहां से यहां आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पंपिंग हो रही है, यहां ग्रेडियंट बन जाने के बाद इसके थ्रू ये फैसिलिटेट किए जा रहे हैं। एक तरीके से
इस एफओ पार्टिकल में सॉरी, ये टनल और चैनल की तरह एक्ट कर रहा है, इस हेड पीस तक ये पहुंचा रहा है, तो यहाँ ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना, इस प्रोटॉन एनर्जी को यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है, एटीपी बना ली जाती है। 148 इन फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो सर अभी डिस्कस किया था ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसको रिप्रेजेंट किया। सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन होगी, एटीपी सिंथेज है उसकी लोकेशन क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ए जो है वो एफओ पार्ट है एंड दैट इज F1 जो स्फेरिकल है एंड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। इसके दोनों पार्ट है, ये एम्बेडेड होगा, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा एफओ, और F1 जैसा सर्कल स्फेरिकल पार्ट होगा मैट्रिक्स पोर्शन की तरफ। ऑब्वियसली एटीपी बनाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी मैट्रिक्स में होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं एफओ F1 आंसर थर्ड एफओ। 149 ETS occurs in, ETS पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, अभी क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन ही। 150 केमियोस्मोसिस रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ETS डज नॉट रिक्वायर, क्या रिक्वायर नहीं होता सर? हमें जैसा कह रहे थे, देखो मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट भी है, एटीपी रिक्वायर नहीं करता या फिर एटीपीएज रिक्वायर नहीं करता, प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, एटीपीएज एटीपी का तो फॉर्मेशन हो रहा है, रिक्वायर्ड नहीं, एटीपी रिक्वायर्ड होना नहीं। नेक्स्ट 151 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ TCA साइकिल CO2 इज इवॉल्व्ड। बिल्कुल, जैसे काफी बार अपन बात कर चुके हैं, जो TCA साइकिल उसमें दो स्टेप पे CO2 जो है वो रिलीज होती है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ स्टेप के अकॉर्डिंग थोड़ा बता देंगे कि कहाँ जो है। देखो सर, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना रहा है, तो एग्जैक्टली ये बता तो ये रहा है 6 कार्बन और उधर 5 कार्बन, तो इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। सक्सेनिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों 4 कार्बन है, तो यहाँ नहीं होगा CO2 रिलीज। मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड ये भी दोनों 4 कार्बन है। बिल्कुल, ये देखिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन है और सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन। तो एक तो इससे इसमें जब कन्वर्जन आता है तब CO2 निकलता है, और इससे इसमें कन्वर्जन पे CO2 निकलता है। ये 2 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला थर्ड आंसर हो जाएगा। 152 which of the following is linkage in between complex first, second and third in ETS। काफी बार बात हो चुकी है। हाँ, ubiquinone मेंशन कर रखा है यहाँ, ubiquinone will be the linkage फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, इनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैरियर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। 153 इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज। वो कह रहा है इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो किसी एंड प्रोडक्ट के कारण अगर आ रहा है तो ये क्या होगा? बिल्कुल सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी। ग्लूकोज अपन ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, अगर ये इसके जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस को उनको जाके इनहिबिट कर रहा है तो दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन, और ये रेगुलेशन का एक बड़ा जो है पार्ट है। हाँ, तो सर यहाँ 2-3 इनहिबिशन दे रखे हैं, एक्सप्लेन कर ही दें। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉलेज। बिल्कुल, तो यहाँ जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इन्होंने बात की है वो बात की फिर एंजाइम से मैकेनिज्म से रिलेटेड हो, सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड होने से। बिल्कुल, जो एंजाइम है ये आपका एंजाइम हो गया, और ये सबस्ट्रेट है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो आपकी एक्टिव साइट एंजाइम है उसके साथ क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट, इसको आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। फीडबैक इनहिबिशन सबने जैसा आपको बताया, एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। और एक दे रखा है नॉन कॉम्पिटिटिव, सिंपल है बिल्कुल। जो इनहिबिटर होगा वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट से सिमिलर नहीं होगी, वो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो बाइंड हो जाएगा, तो उसको आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चंस की सीरीज थी। प्लांट फिजियोलॉजी गुरुनीति एपिसोड 4 हमने किया, ये था चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इसमें जो क्वेश्चंस हमने लिए इसमें पूरे मैकेनिज्म के साथ बात करने के हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं। इधर उधर से जहां जितनी कनेक्टिविटी थी उसको भी हमने डिटेक्ट करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से आप हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स जो आपके पास आएंगे उनमें 2-3 एपिसोड्स में हम एग्जैक्टली जितने सारे चैप्टर्स में कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं, 1-2 चैप्टर बचे हैं तो उनको अपन इंक्लूड करेंगे। फिर लास्ट जो अपना एपिसोड होगा प्लांट फिजियोलॉजी उसमें फिर कॉमन क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम और रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आपके पास था प्लांट फिजियोलॉजी का गुरुनीति एपिसोड 4। एंजॉय द प्लांट फिजियोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी। थैंक यू।